बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने कल्लात बलूचिस्तान से रखेंगे, जहां से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। खबर यह है कि मुसल्ला अफवाज के 18 जवान शहीद हो गए। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। रोज रोज पाकिस्तान अपने जवानों की लाशें जो है वो उठा रहा है और शहादतें पेश कर रहा है। पिछले 1-1.5 साल के अगर नंबर्स देखें तो 1500 के करीब जवान और अफसरान शहीद हो चुके हैं। ये माओं के लाल थे, ये किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे। इनके जाने से बहुत सारी माओं की जो गोद है वीरान हो गई है। इनके जाने से बहुत सारी माओं की आंखों से ना रुकने वाले आंसू रवां होंगे। लेकिन हमारा रवैया और रद्द अमल क्या होगा और दुनिया का क्या होता है? पूरी दुनिया में जब इस तरीके से वहां की अफवाज की जाने जाती हैं तो वहां पर जो उनके इंटेलिजेंसिया है, उनके प्रोफेसर्स हैं, उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सिविल सोसाइटी है, वो सवालात उठाती है पॉलिसी मेकर्स के ऊपर कि कहां पर हमारी पॉलिसी का फेलियर है कि हमारे जवानों की जाने जा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ रवैया क्या है? हमारे यहाँ अगर आप सवाल उठाएं तो आपको गद्दार और बागी कहा जाएगा कि आप फौज मुखालिफ बयानियां बनाते हैं। पूरी दुनिया में जो नॉर्मल है वो हमारे यहाँ किया जाए तो उसे अब नॉर्मल कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं? एक तरफ जब माओं के आंसू रवा होते हैं उनकी आंखों से और शहीदों को दफनाया जा रहा होता है तो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। वो भले वजीर आजम हों, वो भले सदर हों, आर्मी चीफ हों, डीजी एसपीआर हों, एक ही जैसे अल्फाज होते हैं दहशतगर्दी का कला कमा कर देंगे, दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं देंगे, इन्हें कटहरे में लाएंगे, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे, अमन जो खराब करना चाहते हैं उनको कड़ी सजा देंगे, हम इन्हें मुस्तरद करते हैं, अवाम हमारे साथ हैं। इस तरह के अल्फाज पर मबनी स्टेटमेंट्स देकर आगे मूव कर जाते हैं। कोई ना ये सवाल उठाता है, ना उठाना चाहता है, ना जवाब देना चाहता है कि कहां पर हमारा पॉलिसी फेलियर है कि हमारे जवानों की और अफसरान की जानें इस तरीके से जा रही हैं। हम इतनी शहादतें क्यों दे रहे हैं? उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये तमाम लोग जो है ये तो तैयार हैं वतन की हिफाजत के लिए शहीद होने को, क्योंकि हमारे मजहब में शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है। लेकिन यह भी तो ज्यादती है कि शहीद के दर्जे के पीछे हम अपनी पॉलिसी फेलियर्स को छुपा लें। हम अगर पॉलिसी फेलियर्स अच्छे तरीके से फाइंड आउट करें, उन्हें करेक्ट करें, तो शायद हमारी इतनी शहादतें ना हों। बार यहाँ पर जो और चीज़ें भी देखने को नजर आई हैं कि जो यहाँ के कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, हाल ही में उनकी एक इंटरेक्शन हमें जो स्टूडेंट्स के साथ थी वो सामने आई। वो आपके सामने रखता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि वो कहते हैं कि फौज किसी के ख्यालात पर पाबंदी नहीं लगाती। ये लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम कोर कमांडर कोयटा कहते हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए को आइन के मुताबिक रोका जा सकता है। रियासत मुखालिफ आइन, यहां पर आइन पर जोर है। जो लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम कोर कमांडर कोयटा है वो आइन पर जोर दे रहे हैं, आइन पर चलने को कह रहे हैं। बाकी हर एक को अजहार राय का हक है। पीटीए तगोदो कर रही है, इंटरनेट सुस्त हुआ है, फिजिकल के साथ डिजिटल बॉर्डर को दुरुस्त करना है। अब लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम साहब का शायद मेरे ख्याल में काम डिजिटल बॉर्डर के साथ नहीं है, क्योंकि वो बलूचिस्तान के कोयटा के कोर कमांडर है और वहां पर फिजिकल हमारे साथ जंग है। जाहिर है हमारी अफवाज के अंदर भी और हमारी पार्लियामेंट में भी, हमारे मीडिया में भी और बहुत सारे लोग होंगे जो डिजिटल बॉर्डर्स के ऊपर बात कर सकते हैं। चलें, जनरल साहब ने भी की तो हम एक सवाल पूछते हैं जान की अमान पाते हुए कि जनरल साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर रियासत मुखालिफ बयानिए को आइन के तहत हैंडल करना है तो हमें आइन यहां पर याद है। तो क्या जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है तो वहां हमें आइन याद नहीं है? जब हम लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं तो वहां भी आइन का कुछ काम था? जब हम 8 फरवरी को अवाम पूरी एक तरफ वोट डाल देती है तमाम तर गैर आइनी कामों के बावजूद, उसके बावजूद हम वो सिलेक्शन को लूट लेते हैं, क्या वहां पर आइन हमें याद नहीं है? हम लोगों को मारते पीटते हैं, नंगा करते हैं, जजों के कमरों के अंदर कैमरे लगाते हैं, इसको हमने आइन के तहत डील नहीं करना सर? उसके बाद यहीं तक नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी गैर आइनी तरीकों से अपने ताबे करते हैं। यही नहीं, हम हाई कोर्ट्स के अंदर जजों की अदली बदली करते हैं गैर आइनी तरीके से। यह भी खबर अभी आपको देते हैं आगे। तो सिर्फ मैं लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम जो कोर कमांडर कोयटा है उन्हें मैं कहता हूं कि सर, अगर आइन को याद रखना है तो हर जगह पर रखना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि जहां आइन हमें सूट करता है वहां पर आइन को सामने रख लें और जहां आइन हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थोड़ा बहुत किसी तरह से लिमिट करता है या हमारी ख्वाहिशात को लिमिट करता है, हमारा जो ताकत के इर्तकाज का जो हमारा एक मिशन है उसको आइन कहीं पर रोकता है, तो फिर हमने उसी आइन को मलियामेट करना है, रौंद के गुजर जाना है।
तो हमें ये जहन में रखना पड़ेगा और इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी गौर करना होगा। डिजिटल बॉर्डर्स बिल्कुल सिक्योर करने हैं, लेकिन वो जिनका काम है उनको देना चाहिए, और जिनका काम है कि वहां पर हमने ऑपरेशनली जो फिजिकल बॉर्डर्स हैं उन्हें करना है, उनको अपना काम करना है। बहरहाल मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैंने आपको बताया कि जो भी इसको सुनेगा, जो जाहिर है हमारे इस टाइम ISPR का इदारा सुनेगा, तो वो कहेंगे कि ये इंतशारी बातें कर रहे हैं, शरपसंदी फैला रहे हैं, एक तरफ 18 शहादतें उठा रहे हैं, ऊपर ये सवालात उठा रहे हैं। लेकिन मैं जान की अमान पाते हुए आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब तक हम अपनी पॉलिसी को फिक्स नहीं करेंगे, ये जानें उठाना हमारा किस तरीके से बंद होगा, और ये बंद होना चाहिए, क्योंकि एक जान भी बहुत ज़्यादा कीमती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो हमने आपके सामने अब से कोई, मेरा ख्याल है कोई 6 हफ्ते पहले रखी थी, और कोई मुझे फ़ख्र नहीं है कि ये खबर जो है ये सच्ची साबित हुई है, लेकिन आपको सिर्फ याद करवाने के लिए कि आज ये खबर जो है वो दुरुस्त साबित हो गई। 6 हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट, जो 15वें नंबर पर अपनी, वहां पर उनकी सीनियरिटी 15वें नंबर पर है, उन्हें वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट किया जा रहा है चीफ जस्टिस बनाने के लिए। ये मैंने आपको 6 हफ्ते पहले ये खबर दी थी। उस वक्त इस खबर का कहीं नामो निशान नहीं था। अब आप सोचते होंगे हमारे पास ये खबर कैसे आई। हमारे पास ये खबर ऐसे आई कि जस्टिस साहब जो सरफराज डोगर है, उन्होंने किसी से बात की कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूं। पूछने वाले ने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा मेरा तबादला हो रहा है, क्योंकि वहां के चीफ जस्टिस ने ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो जिससे उनकी बात हुई उसने हमें बताया कि ये काम हो रहा है। 6 हफ्ते पहले हमने आपके सामने, क्योंकि जो सोर्स था वो रिलायबल था, ये खबर रखी थी। और फिर 3 दिन पहले आपने देखा कि सारे मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया, और आज हम आपके सामने ये खबर रख रहे हैं कि उनको अब ऑफिशियली ट्रांसफर उनकी शुरू कर दी गई है, प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। 3 लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है। यही चिराग हैं जो जलेंगे तो रोशनी होगी, और वो जो चिराग हैं 3, वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादम हुसैन सोमरो, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ। इन तीनों को अब मूव करके लाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जैसे हमने आपको बताया था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाकर ऊपर लेकर जाया जाएगा, और एक दिन बड़े होकर, वो कहते हैं ना मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, बड़े होकर एक दिन जस्टिस आमिर फारूक साहब शायद जस्टिस काजी फायजी साहब बने, क्योंकि उनको चीफ जस्टिस भी बनाया जाएगा। ये मैं आज ही आपको बताता हूं। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, अगर उनकी सर्विस ज्यादा रहती हुई तो मैं आज ही आपको बताता हूं, एक दिन ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या आप जायचे निकालना शुरू हो गए हैं? आपने भी जुपिटर को फलां घर से फलां घर में मूव कर दिया है, वो जो सितारे बना रहे। नहीं, मुझे तो नहीं पता जुपिटर क्या होता है, और वो कहाँ, वो जो वैसे हमारे पूरे सिस्टम के अंदर जहाँ जुपिटर है वो तो मुझे पता है, ये सियारों के और सितारों के हाल वाले जुपिटर का मुझे नहीं पता। मुझे तो वो नजर आ रहा है कि जब आप चौधरी साहब के ऑब्जेक्टिव पूरे करते हैं तो फिर वो आपका ख्याल रखते हैं और आपको ऊपर तक लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे फिर जब छोटे गंदे काम करके देते हैं तो वो बड़े गंदे कामों के लिए भी आप ही को चूज करते हैं। तो ये जो हमने आपके सामने खबर रखी थी कि ये हो रहा है, वो आज हो गया है, और इन 3 जजेस को अब मूव किया गया है, और इनको मूव करने के बाद जाहिर है अगली मूवमेंट आपको बता दी, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी मुकम्मल कब्जा जो है वो पाकिस्तानी जो टॉप जनरल्स हैं, जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और उनके साथी हैं, उनका मुकम्मल जो वो फैसले चाहेंगे वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी होंगे। कल ही हमें बताया जा रहा था कि डंडे से मुल्क चलना है, डंडे के बगैर नहीं चलना। और साथ बैठे मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, ये फैसल वाडा साहब ने कहा, साथ बैठे मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अगर डंडे से चलना है तो फिर बलूचिस्तान को ठीक कर लीजिए, वहां तो बहुत सालों से आप ही की मेन फौज की ही सारी कार, उन्हीं का ही सारा अमल दखल है। तो अगर डंडे से चीजें ठीक हो सकती थी तो वहां पर कर लेनी चाहिए थी, अभी कर ले। बहरहाल देखते हैं, कम से कम हाई कोर्ट की हद तक तो डंडे से हम सारे फैसले अपनी मर्जी के करवाएंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर अमेरिका से आपके सामने रखते हैं, जहां पर रिचर्ड ग्रेनल आए हैं और छा गए हैं। जी हाँ, रिचर्ड ग्रेनल जो है वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा है, इस पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा कि उन्होंने फ्री इमरान खान का नारा लगा रखा है। मैं आपको अमेरिकी पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूं कि अभी तक का सबसे बड़ा जो शाइनिंग स्टार है प्रेसिडेंट ट्रंप का। प्रेसिडेंट ट्रंप जब से सदर बने हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात हैं। पहले तो आपने देखा कि 24 अफराद जो है वो झुलस कर मर गए। कैलिफोर्निया में इतनी बड़ी आग लगी हुई थी, वहां भी क्राइसिस था, वो वहां गए उसको हैंडल, और फिर उसके बाद जो उनके दूसरे फैसले थे उस पर भी कड़ी तनकीदें हैं, क्योंकि उनके फैसले थे लोगों को, इलीगल लोगों को मुल्क से बाहर निकालना। उसके बाद जेंडर के जो इश्यूज हैं उनको उन्होंने फिक्स किया,
और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इदारे बंद किए, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो साइन किए, और जितने भी उनके फैसले थे उन सब में उन्हें, अगर उनके जो सपोर्ट बेस थी, उनका वोटर था, वो उनकी सताइश कर रहा था, तो उनके अपोनेंट उनके ऊपर बहुत सारी तनकीद भी कर रहे थे। जो यूएस प्रेसिडेंट होता है उसके कुछ ऐसे काम ज़रूर होने चाहिए जिसमें पूरी कौम मिलकर उसकी सताइश करे। ये पहली चीज़ डिलीवर हुई है सदर ट्रंप को, और वो किसने की है? रिचर्ड ग्रेनल ने। तो आज के जो स्टार हैं, मीन अभी तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 10-11 दिन सदर ट्रंप को ऑफिस में हो गए हैं। तो इन 10-11 दिन के अंदर जो सबसे शाइनिंग मोमेंट है सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आज का है, और वो ये है कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो वेनेजुएला गए, पहले सबसे वो व्हाइट हाउस आए, उन्होंने सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की, जाहिर है वहाँ उन्होंने उन्हें एतमाद में लिया होगा जो वो करने जा रहे थे, और उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट को मिले, उनको उन्होंने एतमाद में लिया। उसके बाद वो सीधा वेनेजुएला गए और वहाँ के सदर निकोलस मादुरो उनको मिले। अब जो निकोलस हैं वेनेजुएला के सदर, वो बहुत बड़े खड़पैंच किस्म के निज़ामदीन हैं, बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, दुनिया सांस लेती डरती है उनके सामने, मेन खंब खाती है दुनिया। कहने का मतलब ये है कि उनका बड़ा रोब दबदबा है और वो भी डंडा फेर के सब कुछ करवाते हैं। लेकिन जो तस्वीर सामने आती हैं उससे नज़र आ रहा है कि जब रिचर्ड ग्रेनल वहाँ पहुँचते हैं तो वो, चलें ये तो तौहीन होगी, हम कहें बिल्ली बने हुए हैं, लेकिन बहुत ही मुअद्दब किस्म के शागिर्द बने हुए खड़े हैं वो रिचर्ड ग्रेनल के सामने, इतने बड़े डिक्टेटर। तो ये जो डिक्टेटर होते हैं, क्योंकि इनकी आवाम में रूट्स नहीं होती, इनकी ताकत आवाम में नहीं होती, तो जब इनका सामना बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो उस वक्त डिक्टेटर्स की वही हालत होती है जो वेनेजुएला के सदर निकोलस की है। फिर वो कंधे झुकाकर ही खड़े होते हैं, क्योंकि बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। आपके पास बंदूक है तो आगे से कोई तोप वाला आ गया है। अब जब अमेरिकी सदर का खुसूसी एलची आपके सामने खड़ा है तो आपको पता है इसकी रेमिफिकेशंस क्या हो सकती हैं। लेकिन खबर यह है कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो जाते हैं और अपने 5 से 6 बंदे जो होस्टेज होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो वहाँ पर गिरफ्तार होते हैं वेनेजुएला के अंदर, उनकी तहवील में होते हैं, उनको छुड़ा के वापस अमेरिका ले आते हैं। वो वेनेजुएला की ज़मीन पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं सदर ट्रंप का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, डिप्लोमेट हूँ, और मैं यहाँ तुम लोगों को वापस अमेरिका लेके जाने आया हूँ। और वो फिर उनको लेके जाते हैं और जहाज़ में से तस्वीर पहली नशर करते हैं कि हमारे जहाज़ों ने वेनेजुएला से उड़ान भर ली है और मैं इन लोगों को अमेरिका वापस लेके आ रहा हूँ। अमेरिका पहुँच के एक और तस्वीर जारी करते हैं, मतलब कि ये वो अमल है रिचर्ड ग्रेनल का जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप की सताइश हो रही है। अमेरिकी आवाम खुश हो रही है कि सदर ने 10वें 11वें दिन ही हमारे जो होस्टेज थे वेनेजुएला के अंदर उनको छुड़वा लिया है। ये ऐसी खबर है जिस पर ना उनके मुखालफिन उन पर तनकीद कर सकते हैं, उनके हामियों ने तो उनकी तारीफ करनी ही करनी है। तो इससे आप ये सोच लीजिए कि जो मैं यही कहूँगा, बेवकूफ़ लोग पाकिस्तान में ये कहते थे कि रिचर्ड ग्रेनल इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। रिचर्ड ग्रेनल कितना इंपॉर्टेंट आदमी है वो आप अभी समझ लीजिए कि जो शाइनिंग मोमेंट दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को वो इस वक्त रिचर्ड ग्रेनल ने दिया है। रिचर्ड ग्रेनल का जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन एक खसूसी नीश किस्म का पोर्टफोलियो उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है वो रिचर्ड ग्रेनल को दे रखा है। पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका को ट्रबल होगी वहां रिचर्ड ग्रेनल जाएगा। तो रिचर्ड ग्रेनल इज हिज टफ मैन, वो जहां भी जाएगा वो डिलीवर करेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि सदर ट्रंप को जहां भी प्रॉब्लम हुई वहां रिचर्ड ग्रेनल जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये आज का हीरोइक मोमेंट, जो सुपर हीरो मैं ये कहूंगा पूरे अमेरिका में रिचर्ड ग्रेनल बने हुए हैं, ये खबर आपके सामने रखनी थी। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के सफीर ने अपना दौरा मुकम्मल किया है और जाते जाते उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों, इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों, उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत के वज़रा, फ़ौजी क़यादत, आला हकाम, फ़ौजी क़यादत ज़ाहिर है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी मिले वो, वकला और सिविल सोसाइटी की तंजीमों, मीडिया के नुमाइंदों और कारोबारी शोबे से उन्होंने मुलाकातें की। सबसे मुलाकातें करने के बाद अब उन्होंने ये कहा है कि जो मौजूदा मॉनिटरिंग साइकिल है वो ज़ाहिर है इस साल के वस्त के करीब दोबारा उसका जायज़ा लिया जाएगा। इंसानी हकूक़ और उनके मुताबिक अगर ठोस इस्लाहात ना की गई, ये जो सब कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान में, मिलिट्री कोर्ट्स और बहुत सारी जो पामालियाँ हो रही हैं, ये अगर फिक्स ना की तो GSP+ जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं होगा, वो शायद रिविजिट कर लिया जाए। वो वाज़े वार्निंग दे के जा रहे हैं। जाहिर है प्रेस रिलीज फिर भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, बहुत नपी तुली होती है। जो हमारे ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि जब उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है, चीफ जस्टिस से की है, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से किया, तो 2 टोक अल्फाज में उन्होंने वार्निंग दी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कल सुबह दोपहर तकरीबन 12:30 बजे हम इटली के शहर ब्रेशिया में 12:30 बजे 2 फरवरी को
ہم ایک ہزاروں لوگوں پر مشتمل ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ تمام احتجاج ہیں جو جب یورپی یونین میں آواز اٹھاتے ہیں تو پھر یورپین پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان تک بھی یہ آواز جاتی ہے, اور وہ تمام جو ہیں پھر اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں. آج بھی میری کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں میری پولیٹیکل لوگوں سے بھی اٹلی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں, میری صحافیوں کے ساتھ بھی اٹلی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, انسانی حقوق کے تنظیموں کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. جلد اس کی انفارمیشن آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ جو پاکستانی ڈائسپورا یہاں پر ہے انہوں نے ان تمام لوگوں کو اچھا انگیج کیا ہوا ہے, اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو میرے سے ملنے سے پہلے کافی چیزوں کا پہلے سے پتا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں, جو ہو رہی ہیں, یہ کم از کم یہ دکھا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ شاید چودھری نظام الدین کو کچھ چیزیں یا کچھ کریکٹیو میجرز لینے پر مجبور کرے. دوسری طرف صدر ٹرمپ نے ایک اور ہتھوڑا مار دیا ہے اور انہوں نے کینیڈا, میکسیکو دونوں پر 25% ڈیوٹی لگا دی ہے. جی ہاں, اس کی وجوہات تو آپ کے سامنے کسی دن اور رکھیں گے, بہت ساری وجوہات ہیں, ڈیٹیل اور کسی دن رکھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ چائنا پر بھی انہوں نے 10% ڈیوٹی لگا دی ہے. جو کینیڈا ہے اس کے ساتھ امریکہ کا جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کی امریکہ کو وہ 380 بلین کے قریب ہے, میکسیکو کی 442 بلین ڈالرز ہے, اور یہ دونوں سے تقریباً رفلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 25% لگایا ہے اس کے اوپر تو امریکہ کو اضافی 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ شاید یہاں سے امریکہ کو مل جائے. یہ ایک محتاط تخمینہ آپ کے سامنے لگا رہا ہوں. چائنا کے اوپر جو 10% ڈیوٹی لگائی ہے اس کے ساتھ ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 536 بلین ڈالر کی ہے. اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر چائنا جو ہے وہ کینیڈا اور میکسیکو پر یہ سختیاں کر رہے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے معاملات ایسے کر دیے ہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے. بہرحال اس کے ساتھ ہی خبریں کچھ اور بھی تھیں, جیسا کہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے ایک FIR درج کروائی گئی ہے اسلام آباد میں بٹ کوائن سے ریلیٹڈ. وہ اور کچھ اور خبریں ہیں وہ صبح کے وقت آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.